नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। दैबम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो वास्तविक रूप से जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के सुख दुख के सहभागी बनते हैं और बड़ी पार्टियों के साथ जनता और बड़ी पार्टियों के साथ एक संबंध निभाने का काम करते हैं, जनता की आवाज को बड़े नेताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए मैं आज आपका रुख करता हूं सीधा नेमीचंद जी सेन की तरफ, जो सीकर नगर परिषद में पार्षद के पद पर कार्यरत है। तो चलिए सीधा उनकी तरफ रुख करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका जीवन परिचय सर थोड़ा सा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/8/58 है, जी। 1958। नेमीचंद सेन मेरा नाम है और क्वालिफिकेशन में मैट्रिक पास हूँ और 79 से सर्विस में था इलेक्ट्रिक बोर्ड में। अच्छा। और 40 साल, मतलब 60 साल की अवधि पार करके और मुझे 18 में रिटायर हो गया जी। और 19 में मैं वार्ड मेंबर बन गया जी। वार्ड नंबर 9 से, जो ये तहसील से लेके डोलियों के बास तक का स्थित है। जी, आप गवर्नमेंट जॉब में थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड में थे। तो जैसे कि रिटायरमेंट के बाद प्लान होता है कि अब आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसके बाद में जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो उसके बाद में मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो आपका प्लान राजनीति ही था या फिर कुछ और था या स्विच किया आपने? मेरा प्लान था जनता की सेवा करना ही। जी। और पहले मैंने खूब बिजली बोर्ड में भी बहुत सेवा की है और सीकर में किसी भी कहीं भी जगह आप किसी से भी पूछ लेना कि भाई वो पिपराली ऑफिस में था बिजली विभाग में, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा या किसी कोई काम किसी ने बताया तो किया बहुत अच्छी तरह। और इस मोहल्ले से तो काफ़ी लगाव था, वार्ड नंबर 9 से तो मेरा। जी। और इधर से ही रास्ता था मेरा। जी। पहले तो यहाँ कोर्ट के पास ही था ऑफिस, जी। जी। के पास में, फिर वहाँ बाईपास पे चला गया। उस टाइम भी मेरी बहुत काफ़ी जनता से जुड़ाव भी था। जी। और तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। हाँ, आपने रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? इस पार्टी में ऐसा क्या था जो हमारा आपकी पूरा विचारधारा? परिवार ही पहले से जुड़ा हुआ था। अच्छा। मेरे पिताजी भी राजनीति में पूरे थे और 2-3-4 बार वार्ड मेंबर रहे हुए हैं। जी। जनसंघ से ही मेरे पिताजी उसमें लगाव था और हम भी पूरे परिवार से ही इसमें समर्पित है। जी। मान लो कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार आपको पार्षद का टिकट नहीं देती है, तो क्या आप बागी होकर चुनाव लड़ोगे? नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं लड़ोगे? ऐसा नहीं है। आप पार्टी के प्रति समर्पित पार्टी रहोगे? के प्रति समर्पित है, आगे भी रहेंगे, ऐसी बात। अपन देखें तो वर्तमान में नगर परिषद में आपका बोर्ड नहीं है। हाँ, नहीं है। तो इस विषय में आपके वार्ड में कहीं आपको कठिनाई आती है कि काम आपके ढंग से नहीं होता, ऐसा कुछ? नहीं भी होता है और होता भी है, दोनों ही बात है। क्योंकि पार्षद भी कम है, 18 पार्षद है हम जी। 65 पार्षदों में 18 पार्षद हैं जी। जी। बीजेपी के, और इनके मनोनीत पार्षद भी है 6-7, एमएलए भी इनका ही है जी। और इसी वजह से काम थोड़ा कम होता है। चेयरमैन इनका ही है, सारा काम इनका है। मोमडन्स वार्ड ज़्यादा है, इनकी मोमडन्स वार्डों में ज़्यादा कार्य होता है। शहर में 18 वार्ड में कम से कम मेरे वार्ड में तो काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, खूब हुआ है। बजाज रोड लेकिन का आपके काम भी हुआ मनमाफिक है, काम नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ न, वैसे नहीं करते। अच्छा। और सुनाई भी कम करते हैं, लेकिन ज़्यादा माथापच्ची करने पे ही किया जाता है। तो आपका कहीं टकराव भी होता है? जैसे वर्तमान में जो चेयरमैन है 2-3 बार हो चुका। सबसे पहले जब मैं 19 में वार्ड मेंबर बना था, उस टाइम में बजट की मीटिंग हुई थी फरवरी में जी। उस टाइम ही सबसे पहले मैं ही चेयरमैन से भिड़ा था जी। और बजाज रोड के लिए भिड़ा था कि भाई आपने इसको आय का साधन बना रखा है, हर बार इसको जब भी बरसात का टाइम आता है इसको खोद के बैठ जाते हो, कभी इसका काम पूर्ण किया ही नहीं आप लोगों ने, खाली इसको तो एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हो, तो बरसात आती है खोद ही बैठ जाती है। अपन देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना बोर्ड बहुत लंबे टाइम से सीकर में बना नहीं पाई है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि कुछ तो मोमडन्स वार्ड ज्यादा है जी, और नगर परिषद इनकी रहती है, तो वार्ड इनका ही जो सर्वे रहता है ना वार्ड बनाने का जी,
ये इनका ही ज्यादा रहता है, कांग्रेस पार्टी का ही। जी जी। तो ये ध्यान दे के इनमें करवा लेते हैं। अब अभी पहले 35 वार्ड ही थे, फिर उसके बाद में 50 हो गए, अब 65 हो गए। तो इन्होंने अपना सर्वे करके छोटे छोटे वार्ड, अपने वार्डों में तो मोहम्मदन्स को घुसा दिया हिंदू वार्ड में, और अपना वर्चस्व कायम कर लिया इन्होंने वार्डों में। अपन देखें तो आपकी भारतीय जनता पार्टी सीकर में एक बिखराव नजर आता है, एक टूटाव नजर आता है। जैसे कि अब की बार, पिछली बार जैसे जिला प्रमुख बनाने की बात आई तो उस वक्त भी लड़ाइयां हुई। अब वर्तमान में विधायक टिकट को वितरण को लेकर भी आपके बीच में लड़ाइयां देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एक बागी हुआ, उसने बहुत सारे वोटों को तोड़ा, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। और अपन देखें तो अब की बार सीकर का जो विधायक का चुनाव था वो एक जातिगत चुनाव हो गया। ऐसा क्यों? ये तो क्या है कि सभी पार्टियों में है, यहाँ ही नहीं है, सीकर में ही नहीं है, और बीजेपी में ही नहीं है, कांग्रेस में भी है। ऐसे तो काफी जनसंख्या टिकट मांगने वाले थे कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी थे, लेकिन क्या है, कोई बागी हो जाता है। जैसे ये एक ही हुआ बागी चुनाव लड़ने में। तो इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तो वाहिद चौहान ने चुनाव लड़ा था जी, तो उस टाइम भी वो बागी हुआ था। वाहिद चौहान तो अपन देखें तो वाहिद जी चौहान तो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस थी, उससे चुनाव लड़ा, उसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा। तो उनको आप कांग्रेस ही नहीं कह सकते सर? नहीं, वो कांग्रेस ही तो है ही नहीं। वो तो निर्दलीय लड़ा था उन्होंने, पार्टी से कभी नहीं लड़ा। पार्टी से उन्होंने कभी नहीं लड़ा। वार्ड मेंबर में भी उन्होंने लड़ा जी, यही लड़ा था एमएलए का चुनाव उसने। तो उस टाइम वो 37-38-39 हजार वोट ले गए थे। अब इसको हरा दिया था राजेंद्र पारिक को जी। अब अपन देखें तो जैसे कि आपके सीकर में विधायक जो है वो कांग्रेस के राजेंद्र पारिक बने। और पहले भी वो विधायक थे। इस बार पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लहर थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री भी बना रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि उस लहर में भी आप सीकर से अपना विधायक नहीं जिता पाए? जिताने में चक्कर है ना, ये कुछ तो इस जनता पार्टी के, भारतीय भाजपा के विधायक को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई और चलने में काफी तकलीफ है इनके। रतन जी, हाँ, रतन लाल जी जलदारी को। फिर भी इन्होंने कोशिश करके टिकट प्राप्त कर लिया। अब फिर इन्होंने बागी जो हो गए, ज्यादातर भाजपा के टिकट मांगने वाले थे वो नाराज हो गए कि इसको टिकट दे दिया। लेकिन कुल मिला के इन्होंने ये किया कि टिकट तो ले लिया, लेकिन अब दौरे नहीं किए इन्होंने। चुनावी जो रणनीति के अनुसार इन्होंने कार्य नहीं किया। अब 5 साल पहले एमएलए भी रह चुके हैं, 5 साल हार भी चुके हैं जी, 5 साल वार्ड मेंबर भी रहे हैं निर्दलीय से जी, लेकिन इन्होंने कोई इतना वर्चस्व कायम नहीं किया जी। और जब पिछली बार सरकार थी उस टाइम एक बार एमएलए रहे थे जी, जब तब भाजपा की सरकार थी, लेकिन उस टाइम उनके पास कोई पद नहीं था और इतना विकास कार्य तो करवाया था, लेकिन इतना नहीं करवाया जितना होना चाहिए जी जी। अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए। तो आप जो में इन्होंने मजबूती दिखाई नहीं कहीं जी, कार्यकर्ता है ही नहीं जी, कार्यकर्ताओं की कमी के कारण ये चुनाव आ रहे हैं। आपके हिसाब से अब की बार किसे टिकट मिलता तो वो चुनाव जीतता? देखो, वो तो पार्टी के अनुसार ही टिकट दिया जाता है, किसी को भी नहीं। आपके अनुसार उस आदमी को टिकट मिलता आपकी पार्टी से, जैसे ताराचंद जी डायल है, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो क्या वो उनको टिकट मिलता तो क्या वो जीत पाते? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ ताराचंद जी डायल को टिकट पहले तो मिलता ही नहीं, और यहाँ से ब्राह्मण लॉबी ज्यादा है जी, इसलिए ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाता है जी। इसके पहले राजकुमारी भी थी, वो भी जीती थी, और फिर दोबारा उन्होंने इसने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय लड़ा, चुनाव हार गई थी जी। ऐसे ये हैं रतन जी जलदारी, पहले चुनाव जीते, दूसरे चुनाव में हार गए, फिर तीसरे में फिर टिकट प्राप्त किया, फिर हार गए। लेकिन इनका क्या वर्चस्व ज्यादा है और ब्राह्मण लॉबी को टिकट दिया जाता है जी। और यहाँ से क्या है, जाट टिकट पे जीत भी नहीं सकता है जी जी। ये जिनको साथ नहीं देते तो इनके साथ क्या, शहर के जो सारी जनता है ना वो इनके साथ कम जाती है जी। अपन देखें तो चुनावों के समय में ये जो जातीय समीकरण जो है वो निकल कर आता है।
चुनाव से पहले ये जातीय समीकरण बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चुनाव के समय में ये जातीय समीकरण क्यों निकल के आते हैं? समाज में ऐसी कौन सी कमी है? जब अपन बात करते हैं भाजपा की रणनीति की, तो भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जब चुनावों की बारी आती है तो जातीय समीकरणों में कुछ बटा हुआ सा नजर आता है सब कुछ। नहीं, ऐसा सभी क्यों? कास्ट में नहीं है ऐसे, खाली है कि मोमडन्स ने बना रखा है जी कि भाई इनको दूसरी पार्टी दिखती नहीं है कांग्रेस के सिवाय, जी तो इनको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। बाकी अब तो क्या है, थोड़ा थोड़ा समझदारी आने लग गई, मोमडन्स भी इसमें आ रहे हैं और एमएलए भी कोई न कोई जीतता ही है, जी। ऐसी बात नहीं है। बाकी जाति फैक्टर वाला ऐसा नहीं है यहाँ हिसाब में। कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है केंद्र में, तो हम जातीय जनगणना शुरू करवाएंगे। तो उसके उनके उस बयान को आप किस तरह लेते हैं? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो तो क्या दिक्कत है, करवा रहे तो सही है, ऐसी बात नहीं है। और राहुल गांधी के कोई खुद का ऐसा तो है नहीं, उन्होंने ऐसा किया है कि भाई जाति जनगणना हो तो ठीक है, और होनी भी चाहिए वैसे तो, देखो ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं है कई बार। जैसे जातीय जनगणना होगी तो उसके फायदे कुछ? फायदे तो देखो होने पे ही पता लगेगा, बाकी कुल मिला के ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है तो फायदा भी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई फायदा कोई फायदा होगा या कोई नुकसान होगा, नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, नहीं, न्यूट्रल ऐसी चीज है ये। जातिगत जनगणना तो सबको करवानी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, ताकि वो एक जातियों का ऐसा समीकरण कोई निकले। नहीं है कि भाई उसका फायदा किसी को मिले, ऐसी बात नहीं है। चलिए, अब जैसे ही सर्विस से सीधा राजनीति में आए, तो आपके जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको। ऐसी कौन सी चुनौतियां थी तो जो आप राजनीति में आते ही आपको उनका सामना हुआ? ऐसी तो कोई चुनौती तो आई नहीं मेरे सामने, जी और वर्क तो जनरल है, रोज चलता है वैसे ही, आज भी वैसे ही चल रहा है, और काम भी कराया, बहुत काम कराया मैंने, ऐसी बात नहीं। जी। काम चालू है, अभी भी फिर भी चालू है, और आगे भी हो रहा है। आने वाले समय में आपके वार्डवासी आपके वार्ड में क्या क्या काम देखेंगे? आपने कोई योजना बनाई है कि इस हिसाब से वार्ड में अब काम होगा? काम मेरे वार्ड में लंबा लंबा चौड़ा तो कोई कार्य है नहीं जी नाली का, सड़क का यही है, और वो 2-3 बार तो मैंने करवा भी दिया है, हो भी रहा है जी और चालू भी है। ऐसी उम्मीद है कि भाई वार्ड में ऐसा कोई लंबा कार्य नहीं है जो विकास के लिए खाली पड़ा है या नहीं करवाया गया है। जी। काम चालू है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिगड़ सरकार होते हुए भी मैंने बहुत काम करे हैं। जी। आपका राजनीति में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? राजनीति में तो क्या पसंद, आप जिसे गुरु मानते हो राजनीति में, कि ये मेरे गुरु बनने के लायक है, या ये एक सबसे पसंदीदा, मेरा पसंदीदा चेहरा है? अपने तो सब ऐसे ही है, सब बराबर समझता हूँ मैं तो, कोई किसी को गुरु वाली ऐसी कोई बात नहीं है राजनीति में, क्योंकि मैं ज़्यादा, मेरा लंबा समय हुआ भी नहीं है। जी 5 साल होने को आ रहे हैं, अब 4 साल हो चुके ये नवंबर में, और 5वीं साल चालू हो गई। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है कि भाई राजनीति में कोई गुरु बनाना पड़े या किसी को मानते हैं, ऐसे नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता हैं अशोक चौधरी, मैं तो उनको ही वैसे अपना, हालांकि उनको भी 2-3 बार का 2 बार का तो एक्सपीरियंस है ही, लेकिन इतना मैं नहीं मानता कि भाई वो विपक्ष के नेता है और उनको तजुर्बा है। अशोक जी और गहलोत की मेरे बारी से बात? अशोक जी चौधरी है, अशोक जी चौधरी सीकर विपक्ष से के हैं। नेता है। जी। आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से। युवाओं को तो ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई 18 साल का जो भी हो जाए उसको अपना आगे होके मतदान के लिए वोटों में नाम लिखवाना चाहिए वोट के लिए, और आगे आके ऐसी चीज़ों का फायदा भी मिले जी उनको। यही यही मेरा तो संदेश यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, राजनीति में तो क्या कर पड़ा है, लेकिन इसमें कुछ सीखे जी कि भाई आगे बढ़ने के लिए अपने को क्या करना जरूरी है। मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, ऐसी चीज़ों के लिए भी, और पढ़ाई लिखाई में भी। और राजनीति तो क्या है, एक फालतू धंधा है, कोई ऐसे तो है नहीं है तो भाई राजनीति करना जरूरी है। लेकिन युवाओं के लिए ये है कि भाई राजनीति में अगर करना भी हो तो चुनाव में वोटों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और इसमें कुछ आगे भागीदारी में निभाए तो इस चीज़ को देख के ही चलना चाहिए।
तो नाम जुड़वाना करना है ये। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ नेमीचंद जी सेन, जो सीकर नगर परिषद में वार्ड पार्षद है। आप इनसे मिले, इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमें मेल भेजकर या फिर कमेंट बॉक्स में बताकर आप हमसे मिल सकते हैं। आप हमारे चैनल पर आते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमें कोई सुझाव देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में या जीमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं तो जीमेल पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य शख्सियत से जल्द ही। धन्यवाद।